फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कि जो फ्रेंच में कौन कौन से रिवॉल्यूशंस चले थे, उनके मेन मोटिव्स क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, डिमांड्स पीपल्स की, कौन से ऐसे कंट्री का कौन सा ग्रुप था या कौन सा सेक्टर था जिसने बेसिकली यहाँ पे रिवॉल्यूशंस चलाए थे, और उन रिवॉल्यूशंस के कारण फ्रेंच में क्या इम्पैक्ट पड़ा था, क्या क्या चेंजेस आए थे। ओके, तो इन सब के बारे में इसमें आज अपन देखेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे। डेट जो जुलाई 1798 की जो मॉर्निंग थी, उस दिन फ्रेंच में एक मतलब जो फ्रेंच में वो है पेरिस में एक अलार्म बजा था, और उस अलार्म के अंदर में अनाउंस किया गया था डेट जो किंग है वो एक कमांडेड ट्रॉप्स को उस सिटी में मूव करवा रहे हैं। ओके, ट्रॉप्स मीन्स होता है सैनिक या फिर सोल्जर्स को वहाँ पे ला रहे हैं। और साथ ही एक ह्यूमर फैल गया था उस कंट्री में। ह्यूमर मीन्स होता है अफवाह। ओके, तो ह्यूमर फैल गया था डेट जो आर्मी मतलब जो वहाँ की जो आर्मी है उनको ऑर्डर देने वाले हैं डेट वो सिटीजन्स पे ओपन फायरिंग करें। ओके, तो इस चीज़ के जब वहाँ के सिटीजन्स को जब पता चला था कि ऐसा कुछ वहाँ के राजा कुछ ऐसा अनाउंस करने या ऑर्डर देने वाले हैं, तो वहाँ के जो वुमेन्स एंड मेंस है तो 7000 वुमेन्स एंड मेंस इकट्ठे हो गए थे। ओके, और वहाँ का जो सिटी का जो टाउन हॉल था उसके सामने वो वहाँ पे जाके इकट्ठे हो गए थे, और उन्होंने एक अपना एक ग्रुप बना लिया था, एक मिलिट्री टाइप की फॉर्म कर ली थी। ओके, और उस मिलिट्री फॉर्म करने का मेन मोटिव था डेट ये जो ऑर्डर है इसके अगेंस्ट उनको स्टैंड होना था, जिसके लिए उन्हें वेपन्स की ज़रूरत थी, आर्म्स की। ओके, और उस आर्म्स को ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए वो लोग जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स में वो लोग फायरिंग करने, वहाँ पे उनको अटैक करने लगे थे, उनको तोड़फोड़ करने लगे थे ताकि उन्हें वहाँ से कुछ वेपन्स मिल जाए। ओके, और इसी के साथ साथ फिर फाइनली एक 700 पीपल्स का एक ग्रुप बना था। ओके, उसी के बीच में से एक 700 का एक अलग से उन्होंने ग्रुप निकाला था जो कि उस कंट्री के ईस्टर्न पार्ट के साइड वो वहाँ पे उन्होंने मार्च करना शुरू कर दिया। और ये जो ग्रुप था ये ब्रिस्टल के एक फोर्ट है वहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए थे। ओके, वहाँ पे जाकर उन्होंने अटैक करा था, धावा बोल दिया था। और वो धावा जो फोर्ट था ब्रिस्टल का, वहाँ पे धावा बोलने का मेन रीज़न था डेट उन्हें पता चला था या फिर उनको ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे बहुत सारे हथियारों का इकट्ठा किया गया, वहाँ पे रखा गया है ताकि वो कॉमन पीपल्स ये जो अटैक करने वाले थे। ओके, तो इस अटैक को ओपन फायरिंग के लिए ब्रिस्टल के किले में या महल में बहुत सारे हथियार उन्होंने इकट्ठे करे हैं वहाँ के राजा ने। ओके, तो वो हथियार लूटने के लिए ये 700 पीपल्स ने वहाँ पे जाके अटैक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और इसी के चलते उन आर्म्स की फायरिंग के लिए उसको पाने के लिए जो ब्रिस्टल में अटैक हुआ था उसके कारण जो वहाँ के कमांडर थे, ओके, उन कमांडर की डेथ हो गई थी। ओके, उनको इसी लड़ाई के दौरान उनको मार दिया गया था। ओके, उनकी डेथ हो गई थी इंसिडेंटली। ओके, और साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, वहाँ पे जो कैदी बंदे थे जो कि 7 बिजनेस बस थे उस टाइम, उनको भी वहाँ से उनको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया था। ओके, क्योंकि वहाँ पे कमांडर की डेथ हो गई तो अब कोई वहाँ पे कंट्रोल करने नहीं था, तो वो जो 700 पीपल्स का ग्रुप गया था उन्होंने उन 7 बिजनेस को भी रिलीज़ कर दिया था। ओके, एंड फिर इसके बाद ब्रिस्टल वॉज हेटेड बाय ऑल, और ब्रिस्टल जो वो राज था वो सभी लोग वहाँ से चिढ़ते थे, एक तरह से वहाँ उनसे हेट करते थे, पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो डिस्पोटिक वहाँ डिस्पोटिक पावर, राजा की जो डिस्पोटिक पावर थी, डिस्पोटिक पावर मतलब होता है एक ऐसी पावर होती है जहाँ पे सब मतलब जो कॉमन पीपल्स की ना कोई सुना जाता था अपने फेवर में, और अपना एक सिंगल खुद ही को लेके एक डिसीजन ले लिया करते थे। ओके, विदाउट केयरिंग और विदाउट डिस्कसिंग विथ एनीवन। ओके, तो वो डिस्पोटिक पावर चलती थी वहाँ पे, इस कारण से ब्रिस्टल को ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता था। एंड फिर ये और साथ ही साथ उसके जो किले की जो तोड़फोड़ की गई थी, ब्रिस्टल के किले को भी तोड़ दिया गया था। ओके, और इस चीज़ को याद रखने के लिए या फिर एक सबूत टाइप की कि हाँ हम लोग कॉमन पीपल्स ने ये चीज़ करा है, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ के जो स्टोन्स वगैरह थे, वहाँ पे जो चीज़ें निकली थी उसको मार्केट में जाके बेच दिया था। ओके, ताकि ये जो इतना जो ये हुआ था इंसिडेंट उसके बारे में सभी को पता चले आगे ड्यूरेशन में भी। ओके, और फिर इसी को फॉलो करते हुए आगे पेरिस में भी लूट्स वगैरह हुई थी कंट्री साइड्स में, और पीपल ने, और साथ ही साथ ये जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसका एक और मोटिव था दैट वहाँ पे जो
कंट्री थी वहाँ पे क्या था, फ्रांस का पेरिस में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी बट खाने के रिसोर्सेज लिमिटेड थे, तो उस कारण से वहाँ पे जो ब्रेड की प्राइस थी, जो उनका एक स्टेबल सबसे मेन फूड होता था, स्टेबल फूड, जैसे अपने यहाँ पे वीट राइस स्टेबल फूड है, तो वहाँ का ये ब्रेड्स वगैरह जो वीट वगैरह होता था ये वो भी ओके तो इसकी प्राइस कंटिन्यू वहाँ पे बढ़ रही थी और उसी हाई प्राइस और इंक्रीजिंग प्राइस के प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने ये मूवमेंट चलाया था। और फिर ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन अगर और भी ज़्यादा डीप में देखें तो इसके साथ साथ वहाँ पे जो एक्सक्लूसिव वहाँ पे जो कंट्रोलिंग पावर थी ओके वहाँ की किंग की वो भी अलग करने के लिए, मतलब मोनार्ची जो थी उसको अलग करने के लिए, साथ ही साथ कई सारे ऐसे चेंज थे। और इस डेट के बाद से मतलब जो 14 जुलाई 1789 जो ये डेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। और इस डेट के बाद ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से जो रिवॉल्यूशंस चल रहे थे अलग अलग चीज़ों को या फिर अलग अलग डिमांड्स को लेके, उनकी एक चेन प्रिपेयर होती जाती, मतलब चेन ऑफ इवेंट यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। एक इवेंट खत्म होता फिर उसके बाद वो लोग दूसरी डिमांड के लिए इवेंट करने लगते थे, तो ऐसा ये चेन बनता जा रहा था। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। ओके तो अब इसमें इन्हीं इंसिडेंट्स को और डिटेल में देखेंगे। ओके तो देखिए ये यहाँ पे ये पिक्चर जो शो हो रही है इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ब्रिस्टल में जो फोर्ट था उसको कैसे वहाँ पे अटैक किया गया, तोड़फोड़ की गई। ओके तो ये पूरा दिख रहा है अटैक के कारण, ये जो स्मोक्स वगैरह ऐश वगैरह जो पूरा हो रहा है यहाँ से तोड़ा जा रहा है। ओके तो ये इतने सारे पीपल्स हैं जो इस पर अटैक कर रहे हैं, तो ये पिक्चर उसी के बारे में डिस्क्राइब करती है। ओके उस सिचुएशंस के बारे में। नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी ओके वो 18th सेंचुरी के लास्ट 18th सेंचुरी के टाइम कैसी थी। ये जो 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी बेसिकली 700 से स्टार्ट होती है एंड 1800 में जाके कंप्लीट ओके तो ये जो 18th सेंचुरी ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में वहाँ पे 1774 के टाइम पे जो वहाँ के किंग थे डेट नेम इज ल्यूइस। ओके बर्बन के जो एक ल्यूइस 16 एक किंग थे वहाँ के। ओके बर्बन फैमिली या फिर एक बर्बन फैमिली या उस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे वो, मतलब उनका जो डायनेस्टी का नाम था वो था बर्बन डायनेस्टी। ओके तो वो उस टाइम वहाँ के किंग थे और उस टाइम वो 20 ईयर्स के थे जब उन्हें राजा बनाया गया था। सो ही वॉज ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। ओके और उन्होंने एक ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी कर, उनकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हुई थी। ओके मैरी एंटोनी। ओके ये उनकी वाइफ का नेम था, क्वीन का नेम था वहाँ की। ओके नेक्स्ट तो इसमें ये बताया जब उन्हें ये राजा बनाया गया था, जब ये नए नए राजा बने थे तो उस टाइम जो उनका राज का खजाना था वो एकदम खाली मिला था उनको, मतलब उनके पास बिल्कुल जब वो राजा बनाए गए थे तो उनके उस राज्य में पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। ओके और वो पैसे ना बचने का सबसे मेन एक रीज़न ये था डेट मतलब उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे वहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब ये फ्रांस की लड़ाई हुई थी अदर कंट्रीज़ के साथ तो उस टाइम उन्होंने तो जब वो उनके साथ इसका एक मेन रीज़न था डेट 13 जो आर्मीज़ के साथ उनकी एक बार क्या हुआ था, लड़ाई हुई तो उन्होंने अदर कंट्रीज़ की सपोर्ट किया था लड़ाई में। ओके तो दूसरी कंट्री का सपोर्ट करने के कारण उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे कि वो अपनी कंट्री को चला पाए और इवन उनके पास बहुत सारा लोन भी जमा हो गया, मतलब उनके ऊपर लोन भी चढ़ गया था। ओके तो ल्यूइस ने फ्रांस हेल्प द 13 ये ओके तो उन्होंने 13 आर्मी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए ये लड़ाई की थी और ये लड़ाई ब्रिटेन के अगेंस्ट की थी और उस ब्रिटेन के अगेंस्ट करने के कारण उनके पास 1 बिलियन लीवर का एक डेप्थ चल गया। ये वहाँ की करेंसी है लीवर। ओके जैसे पॉन्ड अभी पॉन्ड कहते हैं बट ये लीवर थी पहले। ओके तो वहाँ की करेंसी है एक लीवर, तो उनके ऊपर 1 बिलियन लीवर का एक लोन डेप्थ चढ़ गया था। ओके एंड जिसके लिए उनको वो बढ़ते बढ़ते ऑलरेडी वो 2 बिलियन का हो चुका था क्योंकि उन्हें उसके लिए उस लोन के लिए 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। जो 10% अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था और उनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे कि उसको पे ऑफ कर पाएँ। ओके तो वो लोन उनका बढ़ता जा रहा था जिसके कारण उनका खजाना एकदम खाली होते होते पूरा ही खाली हो गया था। ओके और इसके लिए उन्होंने पेमेंट करने के लिए उन्होंने जो इंटरेस्ट थे ओके उस इंटरेस्ट पेमेंट के परसेंटेज को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे थे वो
और जो एक्सपेंसेस थे उनको भी वो प्रॉपरली मीट नहीं कर पा रहे थे। ओके, जो मतलब इनके क्योंकि उन्हें एक राजा के पास कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें साथ लोन पे करने के अलावा उन्हें अपनी आर्मी को भी देना पड़ता था पैसा, उनके कोर्ट के लिए जो पर्सन्स थे उनके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, गवर्नमेंटल ऑफिसेज, यूनिवर्सिटीज़ के मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो तो इन सब के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती थी वो उसको बेयर आउट या फिर उसको कवर करने के लिए उन्होंने परसेंटेज या जो उनका टैक्स परसेंटेज था उसको इंक्रीज करते जा रहे थे वो। ओके, एंड देन इवन दिस में, और इन सबको सर्वाइव करने के लिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जो फ्रेंच की सोसाइटी थी, ये सब जो टैक्सेस वगैरह बेयर करना, ये आर्मी, कोर्ट्स और गवर्नमेंटल ऑफिसेज और जो बाकी पीपल्स थे, तो इससे जो सोसाइटी बनती है पूरी फ्रेंच की, ओके, तो वो सोसाइटी बेसिकली 18th सेंचुरी के टाइम पे डिवाइड थी कितने पार्ट्स में? 3 स्टेट्स में। ओके, 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। अब वो 3 स्टेट्स कौन कौन से थे और उन्हीं 3 स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ के पीपल्स पे रूल्स या फिर जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग उन पे लागू होते थे। अब वो 3 स्टेट्स कौन से थे? ये हियर। ओके, तो इसमें ये बताए ना, ये जो सबसे फर्स्ट था, ओके, सबसे फर्स्ट जो ये था, ये क्लच बेसिकली जो वहाँ के चर्चेस थे ना, जो चर्चेस के ओनर या फिर उनको जो संभालते थे वो क्लच कहलाते थे। ओके, तो क्लच एक सबसे फर्स्ट जो हाईएस्ट वहाँ की स्टेट मानी जाती थी वो थी क्लच। सेकेंड, नोबिलिटीज़। ओके, नोबिलिटीज़ मीन्स होता था जो वहाँ के हाईएस्ट पीपल्स होते थे, जैसे कि जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हैं वो थे। ओके, या फिर जिसको रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, जो काफ़ी ज़्यादा रिच पीपल्स होते थे, वो इसके अंडर आते थे। ओके, और जो थर्ड स्टेट था उसमें भी 3 कैटेगरीज डिवाइडेड थी। ओके, सो द फर्स्ट कैटेगरी इज फर्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी बिजनेस, जो वहाँ पे बिजनेसमैन्स थे उनकी, मर्चेंट्स में जो एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करने जाते हैं उनकी थी। ओके, और जो थर्ड, इसके अलावा जो कोर्ट मेंबर्स थे, मतलब वहाँ पे जो दरबार, राजा के जो दरबार और कोर्ट्स के जो मेंबर्स थे वो भी उसी में इंक्लूड थे, लॉयर्स वगैरह। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो हाईएस्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे वो थर्ड स्टेट्स के फर्स्ट कैटेगरी में आते थे। ओके, और सेकंड कैटेगरी में पेशेंट्स एंड आर्टिशंस। ओके, तो जो मतलब ऐसे पीपल जो अदर लैंड्स में मतलब उनके पास थोड़ी बहुत जैसे जो फार्मर्स होते हैं या फिर पेशेंट्स मीन्स बेसिकली होता है कि जो लैंड के ऊपर डिपेंड रहते अपने लाइफ स्टाइल्स को स्पेंड करने के लिए। ओके, तो वो कहलाते हैं, मतलब नेचर रिसोर्सेज पे या फिर डायरेक्टली लैंड पे जो डिपेंड रहते हैं लैंड के कल्टीवेशन पे। ओके, वो ओके, तो ये था उनका सेकेंड ना। इसके अलावा थर्ड, इसी की जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी स्मॉल पेशेंट्स, लैंडलेस लेबर्स या फिर सर्वेंट्स। ओके, स्मॉल पेशेंट मतलब जिनके पास काफ़ी ज़्यादा 2 हेक्टर से भी कम ही ज़मीन होती थी वो, या फिर ऐसे फार्मर्स या ऐसे लेबर जो उनके पास लैंड नहीं है बट वो किसी और के यहाँ पे वर्क करते। बेसिकली ये वर्क जो थर्ड जो ग्रुप था वो या फिर फर्स्ट स्टेट के फर्स्ट पर्सन्स के यहाँ पे ज़्यादातर काम करते थे, या फिर ये नोबिलिटीज़ वगैरह के, जो अपर जो ये स्टेट्स बताया इनके यहाँ पे ये बेसिकली मतलब ये जो पीपल्स हैं ये सबसे ज़्यादा वर्क करते थे थर्ड कैटेगरी के, या फिर यहाँ पे अदरवाइज इनके यहाँ पे मतलब ये ओके, तो ये बताया, तो यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो लोन था, जो भी लोन पे करना पड़ता था, ये सबसे ज़्यादा थर्ड जो स्टेट्स था ये लोग लोन पे करते थे, और इन्हीं लोन के अमाउंट्स को जो भी ये पे करते थे इन्हीं लोन के अमाउंट को ये बाकी के ये जो 2 स्टेट्स हैं, बाकी के 2 स्टेट्स मीन्स नोबिलिटीज़ एंड क्लच, ये इनसे जो कलेक्शन होता था इसको ये एंजॉय किया करते थे, या फिर इससे वो कलेक्ट करके अपना जो भी उनका खर्च होता था वो उठाते थे। ओके, क्लियर? तो ये इनका स्टेट्स या फिर यहाँ की सोसाइटी ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो आगे, और यही जो थर्ड स्टेट थे वही टैक्सेस वगैरह पे किया करते, तो इसके अलावा कोई अदर को ये ऐसा मतलब वो नहीं था कंपनसेशन कि बाकी को टैक्स पे करना, टैक्स पे सिर्फ इन्हीं 3 ग्रुप को करना पड़ता था। गॉट इज, ये लास्ट 3 ग्रुप्स को।
ना। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया कि जो सोसाइटी थी ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ, और ये यहाँ पे एक फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जो ज़मींदारी टाइप का सिस्टम होता है ना, कि ज़मीन किसी और की रहेगी, आपको वर्क करना है, फिर आपको टैक्सेस पे करना है, आपको उसके रिटर्न भी देना है। तो ये जो ज़मींदारी टाइप का सिस्टम था वो यहाँ पे मिडिल एज के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता था। ओके, ये ज़मींदारी सिस्टम। और जो ओल्ड रेमिडीज़ थे उन्होंने ओल्ड रेमेडीज इसको यूजुअली डिस्कस सोसाइटी का एक इंस्ट्रूमेंट बताते थे, और ये 1784 के पहले तक ये काफ़ी ज़्यादा इस कंट्री में फॉलो होता था ज़मींदारी सिस्टम। और जिसके कारण सिर्फ ये जो लास्ट के ये जो 3 ग्रुप्स हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता था, क्योंकि एक तो इनके पास वैसे भी अर्निंग के इतने सोर्सेज नहीं होते थे, और जो भी सोर्सेज होते थे तो वो उनको पूरा वापस देना, मतलब टैक्स की तरह दे के उनके पास वो भी नहीं बचते थे। ओके, तो इसमें आगे यही बताया है। और यहाँ की जो सोसाइटी थी, अब यहाँ पे देखेंगे दैट जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो कैसे ऑर्गेनाइज थी। तो यहाँ पे ये बताया जो पेशेंट्स थे वो ज़्यादा कंट्री के, मतलब जो उस कंट्री का फ्रेंच कंट्री का जो ज़्यादातर पार्ट था, ओके, उसमें ज़्यादातर पार्ट्स में फ्रेंच पेशेंट्स ही रहा करते थे। मतलब जैसे अपनी कंट्री में 75% या अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% फार्मर्स है, सेम वहाँ पे 90% पॉपुलेशन पेशेंट्स यहाँ पे फार्मर्स हुआ करती थी, जिसमें ज़्यादातर स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर्स या फिर लैंड, ऐसे कम फार्मर्स थे जिनके पास लैंड है। ज़्यादातर के पास या फिर काफ़ी ज़्यादा कम लैंड होती थी या फिर होती ही नहीं थी। मतलब बेसिकली अगर देखें तो वहाँ की कंडीशन, पीपल्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। ओके, मतलब वो एक सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन नहीं थे वहाँ पे। ओके, एंड जो 60% ऑफ लैंड थी, मतलब टोटल कंट्री की जो ज़्यादातर पोर्शन था, ओके, अप्रॉक्स 60% जो लैंड का पोर्शन था वो नोबल पीपल्स के पास, नोबल पीपल्स, चर्च या फिर जो रिच मैंस हैं, ओके, रिच मेंबर हैं उस कंट्री के, उनके पास हुआ करता था। ओके, तो मतलब जो स्मॉल फार्मर्स या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स बच्चे, उनके पास तो ज़मीन का कहने को ही बस थी। ओके, वो भी सिर्फ अपना कल्टीवेशन करते थे और वो पूरा कल्टीवेशन उनका लोन पे करने में चला जाता था। ओके, तो अब यहाँ पे ये बताया है दैट द नंबर ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, जो सबसे पहले जो स्टेट्स अपन ने देखी है क्लर्ज और नोबिलिटीज़ का, वो ही पूरे यहाँ पे जो बर्थ उनका एक प्रिविलेज, मतलब उन्हें वो इंजॉय करते थे कि दैट वो मतलब जो इन कैटेगरीज में पीपल्स जो बॉर्न करते थे उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ होती थी, और वो अपने बर्थ के साथ ही इन पूरी प्रिविलेजेस और इन पूरी फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को इंजॉय करते थे। ओके, और दे डू नॉट हैव टू पे एनी सिंगल अमाउंट ऑफ अ टैक्स। ओके, उन्हें कोई भी टैक्स वगैरह कुछ पे नहीं करना पड़ता था। इवन दे आर एंजॉइंग द टैक्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम द थर्ड स्टेट्स। ओके, और इसी चीज़ को रोकने के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी था दैट और इसमें भी ये भी जो फ्यूडल ड्यूज़ होते थे, मतलब जो ज़मींदारी में जो अपन को टैक्स मिलता है पैसे, तो वो भी ये पूरा कलेक्ट किया करते थे पेशेंट से, और साथ ही साथ रेंट्स वगैरह उनसे टैक्सेस के साथ साथ रेंट्स भी लेते थे उनके हाउसेस को ओन करने के लिए। एंड और इसके आगे ये बताया है डेट यहाँ पे जो चर्चेस वगैरह थे, ओके, तो यहाँ पे जो चर्च थी यहाँ की, ओके, जो फर्स्ट स्टेट के अंडर में आती हैं, तो वो भी कुछ परसेंटेज टैक्स का शेयर करते थे, मतलब उसमें से लेते थे। डेट इज कॉल्ड द टिथर्स। ओके, जो फार्मर्स उनको मिलता था। ओके, और जो थर्ड स्टेट से मिलता था, और जिसमें, और ये डायरेक्ट है, और इसमें एक डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी भी होती थी, और उस डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी को कहते हैं टेनेंट्स। ओके, तो ये 2 टाइप्स की टैक्सेस की कैटेगरीज होती है, टेनेंट्स वगैरह एंड द नंबर। और उसके अलावा भी ये 2 डायरेक्ट टैक्स के अलावा भी कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी उनको पे ऑफ करना पड़ता था। ओके, एंड आर्टिस्ट ऑफ एवरीडे का, और इसके अलावा वहाँ पे वो डेली वहाँ के जो पीपल्स थे, कॉमन पीपल या फिर लोअर कैटेगरीज के पीपल्स थे, वो वहाँ पे सॉल्ट एंड टोबैकोज वगैरह भी ये सब सामान भी बनाते थे, जिसके लिए भी उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह पे करना पड़ता था। इट मीन्स जो थर्ड स्टेट्स था वहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन उन्हीं के ऊपर था। ओके, तो ये यहाँ की सोसाइटी की कंडीशन थी। ये जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया, उनकी कंडीशंस ये थी। ओके, सी जैसे इसमें बताया है कि ये एक रिच पर्सन है। ओके, रिच पर्सन के पास ऑलरेडी इतना सारा है, ऑलरेडी ही हैज़ अ फुल ऑफ बैग, देन ऑल्सो ही वॉन्ट्स मोर फ्रॉम द
पेशेंट्स, तब भी वो लोअर पीपल फिर जो पुअर पीपल्स है उनसे तब भी वो और भी ज़्यादा चाहते, और ये जो पुअर पीपल उसके पास कुछ भी नहीं है, देन ऑल्सो ही इज़ रेडी टू पे द देन ऑल्सो ही इज़ पेइंग द अमाउंट फ्रॉम टू द रिचर पीपल्स। ओके, तो ये उस टाइम सोसाइटी का ये यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू बताया गया कि कैसी कंडीशन थी। व्हाट इट नाउ तो अब इसमें नेक्स्ट यही बताया है डेट ये जो स्ट्रगल्स हुआ करते थे उसमें मतलब इन स्ट्रगल्स के टाइम पे वहाँ पे पीपल्स कैसे सरवाइव करते थे वहाँ के। ओके, तो इसमें बताया कि जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन मतलब जो पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियंस थी जो कि 1715 के टाइम पे, और ये 1789 तक ये 23 मिलियंस पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 28 मिलियंस तक हो गई थी। ओके, तो जिस कारण से वहाँ की पॉपुलेशन को क्योंकि रिसोर्सेज जैसे अपन देखा है कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा कम थे गवर्नमेंट के पास, और रिसोर्सेज कम होने के कारण लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, मतलब उनके पास डिमांड ज़्यादा थी बट सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम था। ओके, तो इस सिचुएशन में जो प्राइस थी फूड ग्रेन्स की, ओके, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी फूड ग्रेन की प्राइस, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, और ये फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ने के कारण यहाँ पे प्राइस राइज की कंडीशन आ रही थी, और प्राइस राइज की कंडीशन आने के कारण जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्रेड की प्राइस बढ़ रही थी, तो वही चीज़ थी यहाँ पे, ठीक है। और ये एक ब्रेड वहाँ पे पीपल्स की स्टेबल वो थी स्टेबल डाइट थी, और स्टेबल डाइट होने के कारण वहाँ पे पीपल्स को जो लेबर कैटेगरीज के पीपल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उन फूड को परचेज करने पे या फिर अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए। ओके, और ज़्यादातर वहाँ पे लेबर्स थे उस कैटेगरीज के ओके, बट जो वेज डिड नॉट कीप द पेड सो दैट जो गैप था रिच पीपल्स और पुअर पीपल्स के बीच का ये जो गैप था, ये गैप डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था गैप। ओके, मतलब एक जो उनके बीच में रिच पीपल और जो पुअर पीपल्स के बीच में मेंटली और जो फाइनेंशियली गैप था वो वैसा ही था, मतलब वो ना कम हो रहा था ना उनके बीच की कंडीशन इंप्रूव हो रही थी। ओके, और अगर कहीं कंट्री में ड्राफ्ट की सिचुएशन आ जाती है, ड्राफ्ट या फिर हिल्स रिड्यूस हो जाता है, मतलब ड्राफ्ट मतलब होता है सूखा, ओके, और हिल स्टॉर्म वगैरह आता है, तो इससे वहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हार्वेस्टिंग पे। ओके, मतलब अगर वहाँ पे सूखा पड़ता तो हार्वेस्टिंग नहीं होगी प्रॉपर। ओके, तो ये जो कंडीशन थी हार्वेस्टिंग ना होने की, तो इससे सब्सिडेंस क्राइसिस बढ़ रहे थे। सब्सिडेंस क्राइसिस मतलब एक तो वैसे ही वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, ऊपर से और कमी आ जाए खाने की, कोई सूखा वगैरह पड़ गया तो उससे और भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी। सब्सिडेंस क्राइसिस मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अपनी लाइफ को स्पेंड करने के उनके पास इनफ फूड या फिर रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ओके, तो ये सब्सिडेंस क्राइसिस कहलाती। तो ये कंडीशंस यहाँ पे इस ड्यूरेशन में मतलब जो 1789 की जो ईयर था, इस ड्यूरेशन में 18 सेंचुरी के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था कंट्री में। ओके, तो इसके आगे अब बताया है डेट अब ये तो था अपन कि कैसे सरवाइव करते थे वहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि जो वहाँ पे पीपल्स थे मतलब जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास को कैसे वो ग्रो हुए और कैसे कैसे उनको सिचुएशंस, तो इस पार्ट में देखेंगे कि जो पेशेंट्स और जो वर्कर्स थे पर्टिकुलर वो उन्होंने इस रिवॉल्यूशन में पार्ट लेना स्टार्ट किया काफ़ी ज़्यादा, और वो पार्ट इसीलिए लिया करते थे क्योंकि अपन ने देखा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे उन्हीं को करना पड़ रहा था, राइट। ओके, सो टैक्स पे करने के कारण उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं बच रहा था, क्योंकि बर्डन तो उनके पास डे बाय डे बढ़ता जाता बट रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे। ओके, तो इसके लिए उन्होंने इसके अगेंस्ट एक अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। ओके, और इसके बाद ये आवाज़ उठाने के कारण यहाँ पे वॉर्स वगैरह चलने लगी थी। थर्ड स्टेट्स के पीपल्स इस जो वॉर इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव थे। ओके, और इन्हीं सब थ्योरीज को जो एक्सप्लेन करते थे, मतलब जो कॉमन पीपल्स तक इनकी थ्योरीज और इनके राइट्स को और कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए जो और
तो इसके लिए जो आवाज़ उठाते थे वो सबसे मेनली इसमें एक्टिव पीपल्स थे इस रिवॉल्यूशन में, इनके इस चीज़ के अगेंस्ट. ओके, एंड दिस वॉर लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट्स हु हैज़ बिकम द प्रॉस्परस एंड हैड द एक्सेप्ट टू एजुकेट एंड एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़. ओके, तो इसमें ये बताया कि इस वॉर को सबसे ज़्यादा लीड कौन करता था या फिर ये वॉर को आगे कौन, तो इसके लिए ग्रुप था, मतलब बन रहा था ग्रुप, या फिर ऐसे पीपल्स जो थर्ड स्टेट के या फिर प्रॉस्परस बन चुके, जो कि अपन ने थर्ड स्टेट्स में देखा था कि जो बिजनेसमैन थे वो इसमें, मर्चेंट्स भी इसके मेंबर थे, कोर्ट एंड जो कोर्ट के ऑफिसर्स थे वो भी इसके थर्ड स्टेट के मेंबर थे. तो ऐसे पीपल्स जो एजुकेशन भी हैं, एजुकेटेड भी, और साथ ही साथ न्यू आइडियाज़ जो ला सकते हो ऑफ प्रॉस्पेरस भी है, तो वो इसमें इन लोगों को राय बताते थे कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, और इकोनॉमिक और जो सोशल व्यूज़ में उनको हेल्प सपोर्ट करते थे. ओके, और साथ ही साथ इसमें ये बताया है डेट जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ था डेट 18th सेंचुरी के ड्यूरेशन में जो विद इन द जो सोशल ग्रुप था, जो मिडिल क्लास कहलाते थे, जो टर्म्ड एज मिडिल क्लास, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ नहीं होती थी और जो एक्सपेंसेस को ट्रेड एंड मतलब तो मिडिल क्लास जो कैटेगरी थी वो बेसिकली क्या करती थी यहाँ पे, जो उनके बिजनेस होता था उसको वो अलग अलग कंट्रीज़ में जा के वहाँ से सामान लेके आती थी, किस टाइप के, जैसे गुड्स मैन्युफैक्चर करना. ओके, इसके अलावा जैसे गुड मैन्युफैक्चर किस टाइप से, जैसे वूल और जो सिल्क ट्रेड हुआ करता था उसको अदर कंट्रीज़ में जाके सी रूट्स के थ्रू जाती थी और वहाँ से परचेज करके वो अपनी कंट्री में आके, मतलब फ्रेंच में आके बेचती थी. ओके, और इसी के एडिशन में जो मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स एंड जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो थर्ड स्टेट्स में. ओके, और साथ ही साथ यहाँ के जो लॉज थे इंक्लूडिंग लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये इसमें इंक्लूड थे. ओके, और ये जो सारी कैटेगरीज मैंने अभी जो बताई हैं कौन कौन सी, फर्स्टली मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन्स, ओके, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके बिजनेस करते हैं वो. ओके, मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ये जो कैटेगरीज थी. ओके, ये बिलीव करती, यही कंट्री मतलब एजुकेटेड कहलाती थी और साथ ही साथ बिलीव करती थी डेट जो सोसाइटी में जो मतलब बर्थ के साथ उनको जो प्रिविलेज मिलता, मतलब अगर मतलब जिस कैटेगरी में या फिर जिस स्टेट में उनका जन्म हुआ उसी टाइप से उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, उसी टाइप से उनको फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी. तो ये जो बर्थ के साथ प्रिविलेज मिलता था उनको, ओके, उनको जो पावर्स मिलती थी उस पावर्स के ये अगेंस्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. तो उनका ये कहना था दैट नो ग्रुप इन अ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय द बर्थ, मतलब कंट्री में ऐसी कोई भी सोसाइटी नहीं, ऐसा कोई भी ग्रुप या फिर ऐसी कोई भी नहीं होना चाहिए कि उनको बर्थ के हिसाब से उनको अधिकार या फिर उनको इतना पावर मिल सके, क्योंकि बल्कि पीपल्स को उनकी क्वालिटीज़ या फिर उनके जो मेरिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ये प्रिविलेज देना चाहिए. मतलब अगर जैसे किसी के अंदर कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी या फिर जिस हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से उनको उतनी पावर या फिर उतनी पोजीशन दी जाए, उनका कहना ये था. ओके, थर्ड कैटेगरीज के जो रिचर पर्सन जो थर्ड स्टेट की फर्स्ट कैटेगरी थी उनका मेनली ये आइडिया था. ओके, एंड दिस ये आइडिया था, यही आइडिया था जिसने सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वल लॉ और अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इस चीज़ को प्रमोट किया था. ओके, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़े मतलब जो फिलोसोफर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड फिलोसोफर्स थे, दे वर द जॉन लॉक्स एंड जेम जिकट रूसर्स. ओके, तो ये जो दो फिलोसोफर्स का नेम बताइए, दो फिलोसोफर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने कंट्री में नई नई थियरीज दी थी. ओके, तो जिसमें एक जो लोक्स जो मैंने नेम बताया, इनका सबसे मेन यहाँ पे था डेट कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था ट्रू टेरर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसके अंदर में उन्होंने ये बताया था डेट जो सोसाइटी डिवाइड हो रही है और उनके उस डिवीज़न के कारण जो उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे थे प्रॉपर. ओके, जैसे मैंने बताया था कि जो थर्ड स्टेट उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था. ओके, तो यही जो मोनार्ची सिस्टम था राजा का, मतलब जो राजा है उसी का नेक्स्ट बेटा राजा बनेगा, फिर वही ऐसा जनरेशन चलती है कि भले उसके अंदर कैपेसिटी इतनी प्रॉपर है या नहीं है बट राजा वही बनेगा. तो इस सिस्टम का उन्होंने अपनी इस थ्योरी में मतलब अपनी उस बुक में इसको विरोध किया था. ओके, और जो
लूसेंस थे, उन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था डेट, उन्होंने ये बताया था कि गवर्नमेंट जो फॉर्म हो रही वो गवर्नमेंट ऐसी फॉर्म हो जिसमें सोशल कांटेक्ट हो सके। सोशल कांटेक्ट कैसे, मतलब जो वहाँ पे सोशल पीपल और जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो कंट्रोल कर रहा है या फिर जो रूल कर रहा है उसके और पीपल्स के बीच में एक सोशल कांटेक्ट हो। मतलब क्या पीपल की डिमांड है वो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव सुने और रिप्रेजेंटेटिव उन डिमांड्स को फुलफिल भी करने की कोशिश करे। ओके, तो और इसके अलावा एक और थर्ड जो फिलोसोफर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे, मॉन्टेक्यूस। ओके, उन्होंने भी एक बुक राइट की थी, उस बुक का नेम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ओके, स्प्लिट ऑफ द लॉज। ओके, और तो उन्होंने इस बुक में पावर को डिवाइड करने की बात की थी। मतलब जो पावर है, ओके, जो गवर्नमेंट जो पीपल को कंट्रोल करने के लिए पावर, वो पावर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होना चाहिए। ओके, और वो 3 कैटेगरीज बताई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो इन 3 कैटेगरीज के बीच में पूरी पावर स्प्लिट की जाए, बांट दी जाए। ओके, ताकि सभी पर्सन्स इक्वली कंट्री को कंट्रोल रन करने में पार्टिसिपेट भी दे सके और किसी एक पर्सन के ऊपर पूरी बर्डन भी ना आए। मतलब जो भी डिसीजन है वो पूरा वन साइडेड डिसीजन ना हो। ओके, तो इस चीज़ और ये मॉडल यूएसए में काफ़ी ज़्यादा ये यूएसए में फोर्स में भी आया था। ओके, गेट इट। और इसके अलावा इसमें बताया है दैट जो 13 कॉलोनी जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंस कराई थी, वहाँ पे ये चीज़ स्टार्ट की गई थी। ओके, और ये जो आइडिया था, ओके, ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था कंट्री, मतलब जो कॉमन पीपल्स की जो बैठने की जगह होती थी या फिर जो कॉमन पीपल के बीच में, जैसे सैलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में, ये कॉमन पीपल में अब ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होने लगा था, बुक्स में अच्छा प्रिंट होने लगी थी, ये न्यूज़पेपर्स में आने लगी थी, यही बात है। और साथ ही साथ जो कॉमन पॉइंट्स होते वहाँ पे चौराहा वगैरह में, वहाँ पे भी लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसको रीड करने लगे थे कि जो ऐसे पीपल्स जिनको रीडिंग वगैरह नहीं आती है उन तक भी ये बात पहुँचे। ओके, और जो ल्यूज 16 थे वहाँ के राजा थे, उन तक ये खबर पहुँचे और ये पीपल्स के लिए अवेयर हों, गैदर्ड हों, और ये जो ल्यूज थे वहाँ के राजा वो इस चीज़ को चेंज करे सिस्टम को। ओके, तो इस चीज़ का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। गॉट इट। ओके, अब इसके आगे का नेक्स्ट वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो कि इसका ये जो रिवॉल्यूशन है वो कैसे टूटा, इससे क्या क्या चेंजेस आए थे, दैट वी विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर दिस।